से देखते हैं एक बड़ी खबर। आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से यह खबर है, जहां पर सीबीसीआईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यह बड़ी खबर, सीबीसीआईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रतिबंधित खैर की लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। 30 लाख रुपए की 90 क्विंटल लकड़ी बरामद की गई है। सीआईडी सीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यह बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर 2 लोगों को सीआईडी सीबी ने गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि करीब 90 क्विंटल लकड़ी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। और आपको बताएं कि प्रतिबंधित खैर की यह लकड़ी है, जिसकी तस्करी करते हुए पुलिस ने पकड़ा, सीआईडी सीबी ने पकड़ा है और 30 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। तो सौरभ हमारे सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? इस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली है सीआईडी सीबी को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रतिबंधित खेर की लकड़ी जो है वो पकड़ी गई है और ये वन उपज है और इसका उपयोग जो है वो पान का कट्ठा बनाने के लिए किया जाता था। और ये जो लकड़ी है उसे मध्य प्रदेश लेकर जाया माफ कीजिएगा, गुड़गांव लेकर जाया जा रहा था। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है, बेगू, जो चित्तौड़गढ़ का जो बेगू क्षेत्र है, वहां पर जो है वो कार्रवाई की गई है। और 2 इसमें तस्करों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एडीजी बीएल सोनी के निर्देशन में सीआईडी सीबी की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी गई है। कुछ देर पहले ये जो है वो इस चित्तौड़गढ़ के जरिए जो है वो गुड़गांव जा रहे थे और इस दौरान वहां पर कार्रवाई करते हुए सीआईडी सीबी को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस लकड़ी को गुड़गांव ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी कामयाबी सीआईडी सीबी को मिली और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। पशुधन परिचारक ट्रैप किया गया है। 600 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे ट्रैप किया गया। श्यामगढ़ में तैनात पशुधन परिचारक ट्रैप हुआ है। कालूवाला ढाबा का यह मामला है, जहां पर 3000 की रिश्वत की डिमांड की थी और 600 रुपए लेते हुए उसे ट्रैप कर लिया गया। तो यह बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर एसीबी की एक कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें पशुधन परिचारक को ट्रैप किया गया है। कालूवाला ढाबा का यह मामला है, जहां पर उसने 3000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और 600 रुपए लेते हुए उसे ट्रैप कर लिया गया। अशोक, क्या जानकारी है इस वक्त? अभिषेक, मैं आपको अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं कि इस मामले के अंदर एसीबी श्रीगंगानगर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिराइसी नगर ब्लॉक के शामगढ़ में पोस्टेड संविदा कर्मचारी है, जिसका नाम जोगेंद्र सिंह बताया जा रहा है। इसने परिवादी के पशुधन का इलाज करने की एवज में 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। चूंकि पशुधन का इलाज करना उसका नैतिक कर्तव्य था, उसको बिना निःशुल्क उसको इलाज करना था, लेकिन उसने इलाज करने के बहाने 3000 रुपए की रिश्वत मांगी। और परिवादी ने जब इस एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज करी तो उसका शिकायत का सत्यापन किया गया और अल सुबह आज जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो परिवादी के द्वारा 600 रुपए आरोपी को जोगेंद्र सिंह को दी गए, 600 रुपए, और एसीबी ने उसे रंगे हाथों ट्रैप किया है। ये पूरी की पूरी कार्रवाई श्रीगंगानगर एसीबी के एडिशनल एसपी वैद प्रकाश लघोटिया के नेतृत्व में संपन्न हुई है। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी अशोक हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई की गई और एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और फिलहाल पशुधन परिचारक जिसे ट्रैप किया गया उससे पूछताछ जारी है। एक बड़ी खबर आपको बता दें करौली से है, जहां पर दूषित खाना खाने की वजह से 20 बच्चे बीमार हो गए हैं। यह बड़ी खबर करौली से, जहां पर दूषित खाना खाने की वजह से 20 बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि बीमारों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? सभी लोगों ने एक जगह कहां खाना खाया, वजह क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? जी अभिषेक, देखिए पूरा मामला मासलपुर के फतेहपुर गांव का है, जहां बाबू मालिक के घर पर
लघु टीके और भात का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में के समापन पर शादी में शामिल लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने के आधा एक घंटे बाद ही कुछ लोगों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की थी। उसके बाद करीब 20-22 महिला, पुरुष और बच्चों को करौली चिकित्सालय में रात के 1:30 बजे भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है और अधिकतर लोगों की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी अक्षय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र। एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 12 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कार्मिक विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की, प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 12 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। प्रेम मीणा हमारे सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर किया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह कल जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जमीनी धरातल पर नहीं उतारने पर लापरवाही के जो सख्त संदेश दिया था, उसका असर आज दिखाई देने लग गया है और सरकार ने 12 आरएएस अफसर है उनका तबादला कर दिया है। इससे साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने करीब 73 आईएएस और आईपीएस अफसरों के तबादले किए थे। इससे साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री अब जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त करना पसंद नहीं कर रहे हैं और अधिकारियों को तबादला कर प्रेम, ये जो तबादले किए गए हैं, हम इसे अब रूटीन ना माने, क्योंकि जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुख्यमंत्री ने उसके बाद आज ये तबादले हुए हैं, तो ये रूटीन तो नहीं मान सकते अब। जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा। ये तबादले रूटीन के दायरे में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कल ही 3 अफसरों को चार्जशीट थमाने के आदेश दिए थे, जिसके तत्काल बाद ही जो अजमेर के जिला कलेक्टर है उन्होंने सावर के तहसीलदार राधेश्याम मीणा को सस्पेंड कर दिया था। दरअसल मुख्यमंत्री इस बात से नाराज है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण करने में भी लापरवाही बरत रहे हैं। तो इस बात को लेकर मुख्यमंत्री खासे नाराज बताए जा रहे हैं और उसी का असर ये दिखाई दे रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है दिखा है और आगे भी इसके असर दिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, 12 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, डूंगरपुर से है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब से भरी हुई पिकअप को जब्त किया गया है। बिछीवाड़ा पुलिस ने चुंडावाड़ा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पिकअप में 72 कार्टन शराब भरी हुई थी और उसे जब्त किया है बिछीवाड़ा पुलिस ने। जयेश पवार हमारे सहयोगी इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, जिस तरीके से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, यहां एक और बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को। जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा, जो डूंगरपुर जिला है वो गुजरात से सटा हुआ है, गुजरात बॉर्डर लगता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में गुजरात शराब तस्करी कर ले जाई जाती है। इसी को देखते हुए डूंगरपुर एसपी जय यादव द्वारा जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी थानाधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में बीती रात बिछीवाड़ा थाना पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पिकअप जीप में 72 कार्टन अवैध शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए जो पुलिस ने जब्त की है। मामले में पुलिस ने टोड़ासराय निवासी रंजीत को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके हिसाब से जो शराब है वो हरियाणा निर्मित थी और राजस्थान में प्रतिबंधित है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो शराब तस्कर है हरियाणा से बड़ी गाड़ियों में शराब लाकर राजस्थान में गुजरात के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जमा करते हैं और वहां से छोटी गाड़ियों के जरिए जो है वो उस शराब को गुजरात भेजा जाता है। लेकिन डूंगरपुर जिले में जिस प्रकार की सख्ती की जा रही है उस हिसाब से तस्करों ने अपना रूट भी बदला है। कुछ उदयपुर जिले से भी तस्करी की सूचनाएं मिल रही है। फिलहाल मामले में पुलिस जो आरोपी गिरफ्तार किया है
उससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि आगे की कड़ियां बिल्कुल खुल पाए। जयेश, तो ऐसा लगता है कि तू डाल डाल में पात पात ये स्थिति है। पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, लेकिन जो तस्कर हैं वो नए नए तकनीक अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जयेश। जयपुर के मालवीय नगर विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी नेता सुमन शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का उन पे आरोप है। सुमन शर्मा के साथ 40 लोगों पर मुकदमा चलेगा। महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी का भी मामला दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें कि मालवीय नगर मामले में बड़ा अपडेट यह है कि सुमन शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके अलावा 40 और लोग हैं जिन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। कियोस्क में लगी आग, राजनीति में आया उबाल। बीजेपी कांग्रेस में जंग भारी, मालवीय नगर में नाक की लड़ाई। सुमन शर्मा वर्सेस अर्चना शर्मा। जी हां, राजधानी के मालवीय नगर में कियोस्क में आग लगने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि अब ये दो नेताओं की नाक की लड़ाई बन गई है। मालवीय नगर की रणभूमि में बीजेपी की सुमन शर्मा और कांग्रेस की अर्चना शर्मा के बीच जंग शुरू हो गई है। सुमन शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मालवीय नगर थाने का घेराव किया और एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की। सुमन शर्मा का आरोप है कि अर्चना शर्मा के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बदतमीजी की। संवेदनशील सरकार की बात करने वाली और वो कांग्रेस की महिला नेत्री को इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिनका आशियाना जला उन पे ही लाठीचार्ज करवा रही है। हमसे राजनीतिक विद्वेषता हो सकती है, पर उन थड़ी वालों ने क्या बिगाड़ा। वहीं बीजेपी के घेराव के जवाब में अर्चना शर्मा के समर्थक पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए और बीजेपी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इन सब के बीच अर्चना शर्मा ने सुमन शर्मा के समर्थकों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अर्चना शर्मा का आरोप है कि सुमन शर्मा के समर्थक उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कि मेरा ये मानना है कि राजनीति में प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी जैसा व्यवहार करने का तात्पर्य ये है कि आप पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, बौखला गए हैं। कांग्रेस की सरकार बनी है, जनता के काम हो रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने तत्परता के साथ उनके सारे काले कारनामे जो वहाँ चल रहे थे, चाहे सट्टेबाजी थी, चाहे जुआ चलता था, शराब के अवैध बिक्री हो रही थी, या फिर जो हुक्का बार्स चल रहे थे, उन पर कार्रवाई की। तो उससे बौखला करके वो लोग पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मालवीय नगर में ये विवाद नाक की लड़ाई कैसे बन गया। मालवीय नगर बीजेपी की परंपरागत सीट है। यहाँ से कालीचरण सर्राफ लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। बीजेपी की पकड़ ढीली ना हो, इसके लिए सुमन शर्मा सक्रिय रहती हैं। वहीं अर्चना शर्मा मालवीय नगर से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो अर्चना शर्मा भी पीछे हटना नहीं चाहती। अब देखना है कि इस नाक की लड़ाई में किसकी जीत होती है और मालवीय नगर में किसका सिक्का चलता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर और आपको बता दें, सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। काम में लापरवाही बरतने पर उन पर यह कार्रवाई हुई है। यह बड़ी खबर, अजमेर कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अजमेर कलेक्टर के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने सीएम रिलीफ फंड से सहायता पहुंचाने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स से संवाद किया और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने लापरवाह अफसरों को फटकार भी लगाई। सीएम ने हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और अजमेर कलेक्टर को फटकार लगाई और 3 अधिकारियों को चार्जशीट थमाई। वहीं कोटा कलेक्टर से पूछा, क्या आप परिवाद पढ़ना जानते हैं? मुख्यमंत्री ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही कोटा कलेक्टर को परिवाद पढ़कर सुनाने के लिए निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिले का नेतृत्व सही तरीके से नहीं निभा सकते तो कलेक्टर रहने का कोई हक नहीं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद सख्त नजर आए और उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में पढ़ाई को लेकर सरकार का संदेश एकदम साफ है। सरकारी स्कूलों की सूरत बदलनी है, हर सरकारी स्कूल को स्मार्ट बनाना है और बच्चों को काबिल। अब तक 33 सरकारी स्कूलों की सूरत बदल चुकी है और स्मार्ट मुहिम जारी है। न्यूज 18 भी ऐसे ही एक सरकारी स्कूल में पहुंचा जिसमें पहले हिंदी में पढ़ाई होती थी, लेकिन अब स्कूल की कई टीचर बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाती नजर आईं। ये राजस्थान की पहली सरकारी मॉडल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें एक अभिनव प्रयोग जैसा दिल्ली में किया गया वैसे ही राजस्थान में किया गया। यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। सरकारी स्कूल में हुए इस बदलाव से वहाँ पढ़ने वाले बच्चे काफी उत्साहित दिखाई दिए। आई लाइक प्ले लूडो। सरकारी स्कूलों को हिंदी से इंग्लिश मीडियम में बदलने की इस योजना की कई टीचरों ने तारीफ भी की। बच्चों को जिस तरीके से प्राइवेट में पढ़ाया जा रहा है उसी की टक्कर में हम भी एजुकेशन दे रहे हैं। यही नहीं, इन स्कूलों में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए गए हैं जिनमें प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाई करवाई जा रही है। और राजस्थान सरकार अगले सत्र से राज्य के हर ब्लॉक में ऐसे 200 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील करेगी, जिनमें टीचरों और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया दूसरे स्कूलों से अलग रखी गई। बताएगा कि यह बदलाव गहलोत सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह किया, जिस पर पिछली बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी ने सवाल उठाए और गहलोत सरकार पर दूसरे राज्यों की नकल करने का आरोप मढ़ दिया। राजस्थान सरकार के पास कोई अपना विजन है नहीं और वो इधर उधर से उधार लेकर के कोई योजनाओं को क्या लागू करना चाह रही हैं। बीजेपी के हमले के बाद राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया। पिछले 5 साल में केवल पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, चेंज करते रहे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया नहीं। राजस्थान सरकार ने अगले 4 साल में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने का दावा किया, जिस पर बीजेपी ने ताना मारा कि गहलोत सरकार के पास अपनी कोई नीति नहीं। वहीं प्रदेश के 33 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन सीएम गहलोत का कहना है कि बेहतरी के लिए अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन हिंदी को भूल नहीं सकते। हिंदी की अहमियत को कमतर नहीं आंक सकते। आखिर हिंदी के बिना हिंदुस्तान की कल्पना भी नहीं हो सकती। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। दक्षिण में कोई आदमी बैठे हैं या बाहर के लोग आए हुए विदेश से, आप इंग्लिश में बात करो, अच्छी बात है, जो कि लैंग्वेज सबके लिए ऐसी है जो कि समझ बनाती है। और हिंदी स्पीकिंग एरिया में लोग बैठे हैं आपस के अंदर, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, तब भी वो इंग्लिश में बात करेंगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए, अंग्रेजी जरूरत हो सकती है पर इसे आदत मत बनाइए। हिंदी बोलने वालों से अंग्रेजी में बात करने से बचिए, क्योंकि हिंदी भारत की बिंदी, देश की अस्मिता का बखान है, भावनाओं को जोड़ने वाली कड़ी। इसीलिए अंग्रेजी की श्रेष्ठता को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, प्रतिभा की कमी नहीं हिंदी के अंदर भी। प्रतिभा हिंदी में, हिंदी स्पीकिंग एरिया की या हिंदी जानने वालों की प्रतिभा में कमी नहीं होती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जयपुर के जगतपुरा के एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि आज अंग्रेजी का माहौल बन चुका है। उन्होंने सरकार के हर जिले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के प्रोग्राम की भरपूर सराहना की। और जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग कहते हैं साहब ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, इतने बच्चे आ रहे हैं, हमारे जिले में और स्कूल खोलेंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो प्रयोग हुआ है ये बहुत ही कामयाब रहा है और वो बच्चे अगर वहाँ पढ़ेंगे तो वे आप जैसे स्कूलों में फिर आने की हिम्मत कर पाएंगे। उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम गहलोत ने एक बार फिर महिलाओं को घूंघट से बाहर निकालने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया और कहा कि घूंघट में महिलाओं को कैद रखना जुल्म है। महिलाएं घूंघट में कैद रहती है और मैं कई बार कहता हूँ आप जुल्म करते हो,
एक महिला को जिंदगी भर घूंघट में कैद क्यों रखते हो? जब राजीव गांधी ने 73-74 अमेंडमेंट किए, उसके बाद में महिलाओं का आरक्षण हुआ। गांव में सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, शहरों में मेयर, पार्षद बनी, सशक्तिकरण हुआ। तो उस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि राजीव गांधी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया हिंदुस्तान के लिए, जिससे कि आधी आबादी है वो एक प्रकार से विद कॉन्फिडेंस सिविल सर्विस चल सके और उनको सत्ता में भागीदारी दे। कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा विभाग को जल्द ही स्मार्ट क्लासेस का तोहफा देने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि स्मार्ट क्लासेज के क्षेत्र में भी हमको अब की बार बहुत बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। इनका एक ही कहना है कि जब अगर अच्छी क्वालिटी की और संस्कारित शिक्षा मिलेगी तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के परफॉर्मेंस का भी लुत्फ उठाया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। क्रूज हो रहा तैयार, सैलानियों को है इंतजार। मरुधरा का एक और शाहकार, मालामाल होगी शहर की सरकार। हो जाइए अनोखे सफर के लिए तैयार। लेक सिटी में क्रूज का रोमांच, लहरों पर शान की सवारी। जी हां, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब यहां आने वाले पर्यटकों को एक नया रोमांच मिलेगा जो उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साबित होगा। ये रात, ये खामोशी, ये ख्वाब से नजारे। ऐसा लग रहा जैसे पानी पर रोशनियों का शहर जगमगा रहा है। जमीन पर चांद तारे उतर आए हैं, इसीलिए इन तस्वीरों को आंखों में कैद कर लीजिए, दिल में उतार लीजिए। ये तस्वीरें आपको एक मायावी संसार में ले चलती हैं, उस संसार में जहां सिवाय खूबसूरती के कुछ भी नहीं है। वैसे आमतौर पर रोशनियों का ऐसा संसार किसी खास अवसर या फिर दीपावली जैसे त्योहार पर ही नजर आता है, लेकिन रात के ऐसे नजारे लेक सिटी उदयपुर की पहचान है। तभी यहाँ दुनिया जहान से सैलानी पहुँचते हैं, नीले पानी की झीलों में बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। वैसे बोटिंग के साथ ही यहाँ की हेरिटेज इमारतों को निहारने का भी अपना अलग ही मजा है। लेकिन लेक सिटी पहुँचने वाले सैलानियों के लिए एक दूसरा आकर्षण भी आकार ले रहा है। जी हाँ, पर्यटकों को अब मुंबई और गोवा की तरह उदयपुर में भी क्रूज की सवारी का मौका मिलेगा। क्रूज यहाँ होने से एक्चुअली ये हो जाएगा कि जो लोग काफ़ी दूर नहीं जा पाते, जैसे मुंबई या बैंकॉक, थाईलैंड के क्रूजेस पर, तो वो यहाँ रहकर उसी चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। एज इन आपको सारी फैसिलिटीज़ सेम जगह मिल रही है। ठीक है, मे बी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, बट नहीं होने से तो कुछ होना बेटर है। अगर यहाँ पे क्रूज शुरू होगा तो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आकर सब एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। तो कभी कभी हॉलीडेज़ में आएंगे तो, और गोवा तो बहुत दूर दूर है और हम शायद जा भी नहीं सकते। जब जैसे मेरे को पता चला अभी उदयपुर में भी क्रूज शुरू होगा, तो ये तो एक इंटरनेशनल इवेंट हो जाएगी लोगों के लिए। जितने भी लोग राजस्थान आएंगे, चाहे वो जयपुर आएँ, जोधपुर आएँ, चाहे चित्तौड़गढ़ जाएँ, चाहे जैसलमेर जाएं, वो सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होंगे। राजस्थान का पहला क्रूज पर्यटकों के लिए पिछोला झील में उतारा जाएगा। पिछोला झील किनारे बन रहा क्रूज, 5 करोड़ से ज्यादा की आई है लागत।
350 टन से ज्यादा है क्रूज का वजन। 90% काम हो चुका है पूरा। 150 लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था। इस क्रूज को बनाने वाली जो कंपनी है वो मुंबई की प्रसिद्ध BR मरीन्स कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और आप देखिए कि दिन रात जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो कारीगर हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक खूबसूरत क्रूज लेक सिटी के लिए बनाया जाए, जो कि पिछोला झील में जब उतरेगा तो पर्यटकों के लिए एक अलग ही रोमांचकारी अनुभव देगा। इस क्रूज 3 मंजिला क्रूज में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। क्रूज संचालक का दावा है कि इसकी सवारी सैलानियों के लिए यादगार साबित होगी। ऐसा अनुभव जो दशकों बाद भी उनकी यादों में जिंदा रहेगा। इस तरह का क्रूज यहाँ पे पहले कभी है नहीं, ये पहली बार उतर रहा है, तो पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षक का केंद्र रहेगा। उसमें उनको भोजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी और साथ में पिछोला की सैर होगी। तो पिछोला का जो वैसे ही नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और क्रूज उसमें उतरेगा तो वो उसमें 4 चांद लगाएगा। MM एंटरप्राइजेस को इस क्रूज के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके लिए वो नगर निगम को हर साल 2 करोड़ 60 लाख रुपए देगा। सोचता हूँ उदयपुर के लिए एक सौगात तो है ही है, और नगर निगम को राजस्व की लगभग 2.25 करोड़ रुपया पहले ही प्राइमरी स्टेज पे हमको मिलने वाला है इससे, और उसका भी मिलेगा। और हम सोचते हैं वो 2.25 करोड़ रुपए भी टूरिस्ट के लिए भी खर्च करेंगे, इसका आकर्षण होगा। तो जनाब, अगर आप जिंदगी की आपाधापी में फंस गए हैं और तरोताजा होने के लिए ब्रेक चाहते हैं, तो उदयपुर आने का प्लान बनाइए। आपकी अगवानी के लिए क्रूज तैयार हो रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। आमतौर पर रोमांच के साथ जोखिम जुड़ा रहता है, पर लहरों पर शान की इस सवारी में सैलानियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रदूषण वगैरह का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सारे मापकों को पूरा ध्यान में रख के उसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें टॉयलेट्स अगर देखें तो बायो टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। इसमें जो किचन वगैरह होगा तो उसमें बिल्कुल भी फ्यूम नहीं, धुआं वगैरह नहीं होगा। ये आश्वासन इसलिए क्योंकि पिछोला झील में क्रूज चलाने की तैयारियों का समाज का एक तबका विरोध कर रहा है। क्रूज से झील के प्रदूषित होने की आशंका जता रहा है। कुछ शंकाएं हैं लोगों को मन में कि भाई ये क्रूज का पानी में उतरने से झील में पानी खराब होगा या मछलियों का उसको नुकसान होगा, ये होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी शर्तें हैं उस शर्तों के अनुसार एक बूंद भी डीजल या पेट्रोल पानी के अंदर नहीं जाएगा। सीवरेज का भी अलग से प्लांट है और वो प्लांट बिल्कुल सीवरेज का प्लांट है। जब उसको सीवरेज खाली करेंगे तो उसको साइड पे ले जाके खाली करेंगे। और न इसकी रनिंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पिछोला में मुश्किल से 1 किलोमीटर ये चलेगा और इसके बाद एक जगह जाके स्टैंड कर लेगा। तो सुन लिया आपने, क्रूज से झील में गंदगी नहीं फैलेगी, शहर की आबो हवा बर्बाद नहीं होगी। नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट में सभी शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। क्रूज सैलानियों को मरुधरा की संस्कृति से रूबरू कराएगा, उन्हें राजस्थान के गौरव की गाथा सुनाएगा। क्रूज में सैलानियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नगर निगम की स्वीकृति मिलने के साथ ही इसे इस पिछोला झील में उतारा जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे इस झील के बिल्कुल किनारे पर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ठीक इसके पीछे पिछोला झील का पानी है। पिछोला झील से सटाकर इसका निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि इसे जब पानी में उतारा जाएगा तो ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसे इजीली पिछोला झील के पानी में उतार दिया जाए। इसीलिए इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, झील के किनारे किया जा रहा है। और जो मुंबई की जो कंपनी है उसे पूरी तरह से ट्रेंड कंपनी माना गया है, जो कि पिछले लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ बोट और क्रूज बनाने के लिए अपना जो काम है वो करती है। और ये वजह है कि उदयपुर में भी उसी कंपनी को काम दिया। कहना गलत नहीं होगा कि क्रूज की सवारी पर्यटकों के लिए रोमांचकारी साबित होगी। पर्यटकों का भी मानना है कि यदि उदयपुर में ही क्रूज की सवारी का मजा मिल सकता है तो वे मुंबई और गोवा की राह क्यों पकड़ें। यही नहीं, नए साल के जश्न के लिए भी उदयपुर में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटक झील के बीच में क्रूज पर नए साल का जश्न मना सकेंगे।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में सुरपुरा डैम पहुंचने वाले पर्यटक कश्मीर की झील में तैरने वाले शिकारा के साथ साथ वाटर मोटर बोट का आनंद उठा पाएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। पर्यटकों को मिली बड़ी सौगात। पर्यटक करेंगे शिकारा की सवारी। डैम के अंदर दौड़ेगी स्पीड वाटर बोट। पर्यटक उठाएंगे पैडल बोट का आनंद। कल का डैम का पानी और उसके ऊपर दौड़ती स्पीड बोट। जी हां, अब ये मजा पर्यटकों के अलावा जोधपुर शहरवासी भी उठा सकेंगे। मंडोर रोड स्थित सुरपुरा डैम में पर्यटकों के लिए नया वाटर स्पॉट डेस्टिनेशन बन रहा है। इसके लिए वहां पैडल वाटर बोट और स्पीड वाटर बोट के अलावा कश्मीर के डल लेक की तर्ज पर शिकारा की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग डैम के अंदर रोमांच का अनुभव कर सकें। तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी है और सिस्टम में आने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए अभी। तो देखो, बाकी बोट्स में सारी बोट्स आ चुकी है। मेनली शिकारा है नए तो यहाँ पे जो कश्मीर में चल रहे हैं, और गोवा के स्टाइल में भी अपन पेंडल वो मतलब स्पीड बोट, जेट सी, जो स्कूटर वो भी आ चुके हैं। बच्चों के लिए जॉर्बिंग बॉल्स, बैलून्स वगैरह वो भी आ गए हैं। तो अपन इसको तैयार कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लगेगा अभी 7-8 दिन और। डैम के अंदर बच्चों के लिए वाटर स्कूटर, जॉर्बिंग बॉल्स और बैलून की व्यवस्था की गई है। वहीं वयस्क पर्यटकों के लिए जेट सी और स्पीड बोट चलाई जा रही है। डैम के आसपास मनोरंजन पार्क भी बनेगा, लेकिन पहले चरण में सिर्फ बोटिंग शुरू की जा रही है। बोटिंग करके अच्छा लग रहा है, यूँ ठंडा माहौल है और साइड में अच्छा सा फील अच्छा हो रहा है, और कायलाना के बाद कुछ अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। कायलाना झील की तर्ज पर पर्यटकों के लिए जोधपुर में शुरू हो रहे इस नए वाटर डेस्टिनेशन के पूरी तरह तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी से ही लोग स्पीड वाटर बोट का आनंद उठाने पहुंचने लगे। बहरहाल बहुत खूबसूरत ये एक बांध बन चुका है और ये जोधपुर के पर्यटक क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित होगा। बहरहाल बहुत जल्द यहाँ पे पर्यटकों की बहार आने वाली है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18 जोधपुर। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कोटा से, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जनसुनवाई कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास पहुंचे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद 12 बजे एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। दशहरा मैदान कोटा में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस वक्त वो जन सुनवाई कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, साथ ही फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए भी कई लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें ये सीधी इस वक्त कोटा से आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में। जयपुर में आज से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन पत्रकार एकादश बनाम विधायक एकादश के बीच मुकाबला हुआ। मैच में पत्रकार एकादश की टीम ने विधायक एकादश को कड़े मुकाबले में हरा दिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।